तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले थे। उस स्थान का नाम क्या है? सुरकोटड़ा। क्या नाम है? सुरकोटड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मुद्रा का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। यानी हड़प्पा काल के अंदर मुद्रा के अंदर मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता था बनाने के लिए? शैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता था? शैलखड़ी का उपयोग किया जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में है। यानी सिंधु घाटी स्थलों में कालीबंगा सभ्यता जो उभर कर आई थी वो किस राज्य की है? राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले की है। ठीक है, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले की कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता साथियों कांस्य युग की मानी जाती है। किस युग की? कांस्य युग की मानी जाती है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में क्या थे? सर्वप्रथम थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी हड़प्पावासी के लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। और कपास को यूनानी और ग्रीक लोग क्या कहते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जोते गए साक्ष्य किस स्थान से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान की, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। किसके? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। अगला प्रश्न है कि सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था। यानी सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? कालीबंगा स्थान से मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार बड़े स्नानागार कहाँ से मिले थे? कहाँ पाए गए थे? मोहनजोदड़ो के अंदर पाए गए थे। ठीक है। सबसे बड़े वृहत स्नानागार कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले थे। अगला प्रश्न है, किस देवता का चित्रांकन सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर मिलता है। यानी कौन से देवताओं का चित्रांकन सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर मिलता है? आद्य शिव का मिलते हैं। किनका? आद्य शिव का मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। यानी कौन सा स्थल है जो गुजरात के अंदर था। लोथल नामक स्थान तो हड़प्पा कालीन स्थल है, कहाँ है? गुजरात के अंदर था। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। यानी सिंध का बाग यानी सिंध का नखल स्थान किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थे। क्या थी उनकी पद्धति? उचित समतावादी पद्धति थी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे या फिर ग्रामीण थे। प्रश्न अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे या शहरी थे। तो क्या आता है? हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन माना जाता है? दयाराम साहनी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? दयाराम साहनी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के मापतोल की खोज की गई थी। यानी बड़े पैमानों को लेकर अगर खोज की गई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? मापतोल से क्या थे? परिचित थे। तो ये मापतोल की जो पद्धति थी उसकी खोज कहाँ से की गई थी? लोथल गुजरात से की गई थी। लोथल
गुजरात से की गई थी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, यानी कहाँ है? तो लोथल गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हड़प्पा का संपूर्ण काल यानी संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? हड़प्पा का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, अगला प्रश्न मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है यह स्थल। अगला प्रश्न हड़प्पा स्थलों में कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र माना जाता है? केंद्र है, कौन सा केंद्र था? लोथल था। लोथल जो गुजरात के अंदर है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चनुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। चनुद्रो के उत्खनन का निर्देशन कहाँ से किया, किसने किया था? जे एच मेके ने किया था। जे एच मेके ने किया था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल यानी किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी चनुद्रो से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? चनुद्रो से मिले हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी हड़प्पा काल के अंदर जो तांबे का रथ है वो कहाँ से मिला था? देमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ से मिला था? देमाबाद महाराष्ट्र से मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है, किसके कारण जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है साथियों अपने नगर नियोजन यानी विकसित जो नगर थे अपने नगर नियोजन की जो प्रणाली थी उसके लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पुराना स्थल शहर कौन सा था? हड़प्पा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुराना स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था भारत के अंदर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सिंधु यानी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से चलता है? धोलावीरा से चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता का युग कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है सिंधु सभ्यता का युग। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से क्या थे? परिचित नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीक व यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, और सर्वप्रथम उत्पादन में सर्वप्रथम थे कपास के अंदर थे हड़प्पावासी। तो कपास को यूनानी व ग्रीक के लोग क्या नाम से जानते थे, क्या नाम से पुकारते थे? शिंडन के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के प्रभारी कौन थे? खुदाई के प्रभारी कौन रहे हैं? सर जॉन मार्शल रहे हैं। सर जॉन कौन? मार्शल रहे हैं। ठीक है साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुली। ठीक है, दूसरा प्रश्न वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ऐसे कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेदत्रयी कहलाते हैं? कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं है। क्वेश्चन आता है वेदत्रयी के अंदर शामिल नहीं है, कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन था। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है साथियों सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ एक ही है, कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वेद के अंदर
संपत्ति का, धन संपत्ति के अंदर इसका प्रमुख रूप क्या है? गोधन शामिल है। कौन सा? गोधन शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। अगला प्रश्न वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसके उपासक के से पता चलता है? किसके उपासक थे? तो किसके थे? प्रकृति के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र भगवान के लिए। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? वो ज्यामिति से संबंधित है। गणित के अंदर ज्यामिति से संबंधित है शुल्व सूत्र। ठीक है। बात करें अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य यानी मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आर्य भारत में आए सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? यानी आर्य भारत में आए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? ये पूछा है। आर्य भारत में आते ही सर्वप्रथम किस स्थान पर निवास किया था? कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब के अंदर बसे थे। ठीक है। पंजाब के अंदर बसे। अगला प्रश्न है वेदों को औपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए क्या कहा गया है? औपौरुषेय कहा गया है। अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, कौन सा माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक यानी वैदिक संस्कृति का काल क्या हो गया? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र यानी महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो है शुल्व सूत्र। वो किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यानी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वो है उलूक कणद। क्या है? उलूक कणद है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। बात करें अगले प्रश्न की। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? उसके है बादरायण है। ठीक है। देखो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद है। बात करें अगले तो मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। एक और आता है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है बादरायण। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा समर्पित है? 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है वो किस नदी तट पर लड़ा गया था? किस पर लिया गया था? लड़ा गया था पुरुषणी नदी पर लड़ा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? यानी भू राजस्व की दर कितनी थी? धर्मशास्त्रों के अंदर 1/6 थी। ठीक है। अगला प्रश्न 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? यानी 800 से 600 तक का काल जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ठीक है। अगला प्रश्न गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित यानी किसने किया था? प्रचलित गौतम ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं यानी निष्क किससे कहते थे? किस नाम से जाना जाता? किसको जाना जाता था? निष्क स्वर्ण आभूषणों को निष्क से जाना जाता था। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि है। ठीक है। कौन है? पतंजलि है। पतंजलि है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी सर्वाधिक प्रचलित नदी कौन सी है आरंभिक वैदिक सभ्यता के अंदर, साहित्य के अंदर? तो है सिंधु नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? यानी केकय के शासक थे। अगला प्रश्न कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि ने कौन सी प्रणाली दी थी? वो थी सांख्य दर्शन प्रणाली दी थी। ठीक है। किसका? सांख्य दर्शन का किया था। अगला प्रश्न है भारत की किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं?
यानी भारत के किस स्थल से खुदाई के समय लोहा धातु के प्रचलन यानी प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। किससे मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यह प्रश्न बहुत ही सहज याद रहता है, जैसे चाय से चरक है तो चाय से चिकित्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? यानी यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता, यज्ञों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। यैसी यजुर्वेद, यैसी यज्ञ। ठीक है, याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, वैदिक युग से प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वो क्या थी? गणतंत्र थी। ठीक है, गणतंत्र मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है साथियों ऋग्वेद को। ठीक है,